या आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं एक वकील हूँ और न्याय टीम का हिस्सा हूँ। और आज की चर्चा में हम बात करेंगे नागरिकता और भारत के संविधान में और भारत में नागरिकता के बारे में क्या कानून है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट नागरिकता, सिटीजनशिप, इसका मतलब क्या है। नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। यानी कि अगर आप एक नागरिक हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं और आपके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। सक्रिय नागरिकता का दर्शन अर्थात नागरिकों को सभी नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक स्वयंसेवी कार्य और इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अपने समुदाय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस दिशा में कुछ देशों के स्कूलों में नागरिकता शिक्षा उपलब्ध करते हैं। अब जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में बात की गई है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 आप पढ़ें तो उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। अब क्या बात की गई है ये हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 5 से 10 ये बताते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तब यह निर्णय लिया गया था कि जो 5 से 10 अनुच्छेद हैं इसमें बताया जाएगा कि नागरिक क्या है, कौन है। लेकिन अगर आगे जाके कभी भी सरकार को इसको बदलना हो तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और जैसे कि आप लोगों ने खबर में देखा होगा, अभी नागरिकता को लेके एक नया अमेंडमेंट आया है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके ही मोदी सरकार ने नया नागरिकता संशोधन कानून CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बनाया है। अब एक बार हम देखते हैं कि नागरिकता का कानून इंडिया में संविधान आने के बाद से लेके अभी तक कैसे बढ़ा है। तो 1955 यानी कि 1955 में जो कानून आया था, के कानून में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया था। ज़्यादातर नागरिकता के कॉन्सेप्ट में देखें तो दो तरीके से नागरिकता को देखा जाता है, या तो जन्म के हिसाब से देखा जाता है या जाति के हिसाब से देखा जाता है। तो जब भारत का निर्माण हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता की बात की गई थी तो जन्म को ही सिर्फ भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें मुश्किल ये हो गई कि जिसका जन्म 1950 के बाद हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन माता पिता के बारे में कोई सटीक नियम नहीं थे। नागरिकता की कानून की खामियों को दूर करने के लिए समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। ऐसा ही एक बदलाव 1986 यानी कि 1986 में हुआ। तब इसमें यह बात जोड़ी गई कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता दोनों का या उनमें से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। यानी कि आप सिर्फ भारत में पैदा हुए हैं 1950 के बाद, सिर्फ इससे आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। आपके माता पिता में से किसी एक को भी उसके पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखें तो 2003 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इसके अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। प्रवास के सारे कानूनी दस्तावेज उसके पास होने चाहिए। 1955 का कानून कहता था कि अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते। कानून में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो या तो बिना जरूरी कागजों के भारत में रह रहे हैं या जिनका वीजा खत्म होने के बाद भी वो भारत में रह रहे हैं। अब दूसरी बात जो हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कि नागरिकता का प्रमाण क्या होता है।
अब सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की हम लोग बात करें, अभी की बात करें, तो भारत में असम राज्य को छोड़कर, असम स्टेट को छोड़कर कहीं भी केंद्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने यह अनिवार्य नहीं किया है कि नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज प्रमाण होगा। आप नागरिक हैं या नहीं, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, ये अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बताया है। सिर्फ असम में इसके बारे में चर्चा हुई है। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है। केवल एक बार अभी तक एनआरसी बनी है, वो है 1951 में, जब पहला सेंसस हुआ था भारतीय सरकार के अंडर। उसके पहले भी सेंसस हुए हैं, वो अंग्रेज सरकार के अंडर हुए थे। केवल एक बार जब नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 में तैयार किया गया था, तब जो सेंसस हुआ था उसके साथ ही एनआरसी बनी थी। अब एनआरसी में, अभी हम एनआरसी की बात करें तो सिर्फ असम में ही एनआरसी लागू हुआ है, और एनआरसी को उन व्यक्तियों के नामों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है जो सबसे पहला जो 1951 में एनआरसी में उनका नाम है। दूसरा जो 24 मार्च 1971 के बाद किसी भी मतदाता सूची में उनका नाम है। फिर 24 मार्च 1971 के बाद किसी भी स्वीकार्य दस्तावेजों में से किसी एक में उनका नाम है। और जो फिर 24 मार्च 1971 को या उससे पहले असम या भारत के किसी भी हिस्से में अपनी उपस्थिति साबित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारी अभी तक जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई, ये सिर्फ असम के एनआरसी के लिए ये रूल्स निकले हैं। उसके अलावा पूरे भारत में अभी जो एनआरसी सीएए की बात हो रही है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या कट ऑफ रहेगा, उसके बारे में अभी तक कोई क्लियर रूल्स नहीं आए हैं। अब एक और चीज़ जो आप लोग सुनते होंगे, दो दो शब्द आप लोग सुनते होंगे, PIO और OCI। PIO माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों के लिए लगाए गए हैं जो या तो जिनका परिवार भारतीय है या जो कहीं से उनके खून में भारत है पर वो विदेश में रहते हैं, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति। तो PIO यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब है एक विदेशी नागरिक जो जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो, या तो उनके माता पिता, भव्य माता पिता, महान भव्य माता पिता का जन्म और स्थायी रूप भारत में हो, या फिर किसी ऐसे अन्य क्षेत्र में उनका निवास रहा हो जो भारत का हिस्सा बन गया था, या फिर जो भारत के नागरिक या PIO के जीवन साथी है। अब ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक नहीं जुड़े गए हैं, इनको नहीं PIO में माना जाता है। अब उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI क्या होता है? OCI PIO से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और इसके बारे में आपको बताऊं तो विदेशी नागरिकों में से कुछ श्रेणियां हैं जिनको प्रवासी नागरिक यानी कि OCI का कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण किया गया है। वो है संविधान के प्रारंभ के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी समय वो भारत के नागरिक रहे हों, या फिर जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य थे, यानी कि उस समय जो नागरिकता का के रूल्स दिए गए थे उसके हिसाब से वो नागरिक हो सकते थे, या तो फिर जो 15/8/1947 यानी कि 15 अगस्त के बाद भारत का हिस्सा बने किसी भी क्षेत्र से संबंधित थे। यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1947 में वैसे तो पूरे इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाद में भारत में जुड़े हैं, जैसे कि गोवा। फिर जो अब जिस तीन कैटेगरीज की बात की, उनके जो बच्चे या पोते या बड़े पोते हैं ऐसे नागरिकों के, वो भी OCI में माने जाएंगे। और जो ऊपर वर्णित जिस ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे हैं, और जो नाबालिग बच्चे हैं और जिनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है, तो इस तरह के सारे प्रवासी नागरिक OCI की कैटेगरी में आते हैं। और अभी
2015 में क्या हुआ है, 9 जनवरी 2015 को प्रकाशित गैजेट अधिसूचना भारत के अनुसार भारतीय मूल के सभी मौजूदा व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक को ओसीआई में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यानी कि अब पीआईओ कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। अब दो ही कॉन्सेप्ट हैं, ओसीआई और एनआरआई। एनआरआई वो है जो भारतीय नागरिक है लेकिन देश के बाहर रह रहा है। ओसीआई वो है जो प्रवासी नागरिक है लेकिन उसको, जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए, उन्हें एक भारतीय मूल्य श्रेणी में डाला गया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल ज़रूर कमेंट में पोस्ट करें और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और नागरिकता से ही जुड़ा हुआ हम एक और सेशन करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए गए हैं। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, उसमें 4 अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। और उसमें ये भी बताया गया है कि नागरिकता किसी की कैसे हट सकती है। तो हम इस पर भी एक सेशन करेंगे बहुत जल्द कि कौन से 4 तरीके हैं जिससे कोई भारत का नागरिक बन सकता है और कौन से वो तरीके हैं जिससे भारत के नागरिक से नागरिकता छीनी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।